फ्रेंड्स, तो आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स मानवीय पाचन संस्था इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले हमें सिस्टम के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सिस्टम मीन्स द ग्रुप of specific organ performing and same function in coordinated manner is called as system। इसका मतलब है एक, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन या अवयव एक साथ आकर परफॉर्म करते हैं, सेम फंक्शन एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं और कोऑर्डिनेटेड मैनर में। मीन्स इसका मतलब है कि एक के बाद एक वो कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। इसी को सिस्टम कहा जाता है। आगे चलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के दो मुख्य भाग हैं। पहला भाग एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल ये जो है ये अपने मुंह से अपने गुद तक का मार्ग जो है इसमें फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और एसोसिएटेड ग्लैंड मीन्स जो ग्लैंड्स है, जो ग्रंथि है, जो पचन के प्रोसेस में हेल्प करती है, उनको एसोसिएटेड ग्लैंड कहा गया है। एसोसिएटेड ग्लैंड्स जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स इन माउथ और बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी ये अपने मुंह के जबड़े को कहा जाता है और माउथ मीन्स दो लिप्स के बीच में का जो पोर्शन है उसे माउथ कहा जाता है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो माउथ में होते हैं वो भी एक एसोसिएटेड ग्लैंड है। लीवर इन स्टमक, मतलब स्टमक के बाजू में जो लीवर है इसको शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड भी कहा जाता है। पैनक्रियाज और मेनी मोर, पैनक्रियाज जैसे और बहुत से ग्लैंड है जो एसोसिएटेड ग्लैंड में आते हैं। चलो आगे चलते हैं। आगे एलिमेंट्री कैनाल का डेफिनेशन। एलिमेंट्री कैनाल इज एन इलोंगेटेड पाइप लाइक स्ट्रक्चर which starts from mouth to anus। ये जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो पाइप जैसा एक आकार का जो स्ट्रक्चर है जो अपने मुंह से अपने गुद तक का ट्रांसपोर्ट रेगुलेट करता है। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ से फूड जब हम अंदर लेते हैं तो वो बक्कल कैविटी में इंटर करता है, मतलब जो अपना जबड़ा होता है। फिर बक्कल कैविटी से ईसोफेगस मीन्स जो मुंह से स्टमक तक का पार्ट, स्टमक। फिर इंटेस्टाइन मतलब अपने आंतड़े का दो प्रकार है, एक स्मॉल मतलब छोटा और लार्ज मतलब बड़ा। फिर अपना जो अन्न है वो रेक्टम मीन्स पैसेज, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। रेक्टम से फिर एनस मतलब लास्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इन माउथ और बक्कल कैविटी मीन्स माउथ मतलब मुंह और बक्कल कैविटी, इसमें चर्निंग बाय टीथ मतलब चर्निंग मीन्स ग्राइंडिंग मतलब अपनी जो चक्की होती है, चक्की में जैसे आटा पीसता है वैसे अपना जो फूड है जो हमने निगला है उसका पीसने का प्रोसेस मतलब चर्निंग होती है। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, किसके माध्यम से? टीथ मतलब दांत। इन ईसोफेगस मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ईसोफेगस मीन्स जो पार्ट मुंह से स्टमक तक का है, इसमें पेरिस्टालसिस होता है। पेरिस्टालसिस मीन्स अपने मुंह से जो हम लेते हैं फूड, वो फूड अपने स्टमक तक जाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको पेरिस्टालसिस कहते हैं। अभी पेरिस्टालसिस आप जब हायर स्टडीज़ में जाएंगे 11, 12 तब आपको पेरिस्टालसिस भी आएगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं। स्टमक, फिर आता है स्टमक मीन्स आपको पता ही होगा, स्टमक मीन्स पोट, मराठी में इसको पोट कहते हैं। डाइजेशन ऑकर्स मतलब स्टमक में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 75% डाइजेशन आपका स्टमक में पूरा होता है। आगे चलते हैं इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन मतलब जो हम किस लिए खाते हैं? एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। और जो एनर्जी
जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल तैयार होते हैं उसका जो एब्जॉर्प्शन मतलब जो शोषण होता है वो होता है इंटेस्टाइन से, और ये होता है विलाय के माध्यम से। अभी ये आपको हायर स्टडीज़ में पढ़ने को मिलेगा। ये जो आपको बता रहा हूँ वो एक ओवरव्यू है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे कार्य होता है, एक ओवरव्यू है। अभी इसका डिटेल में स्टडी हम आगे देखेंगे। फिर बारी आती है रेक्टम एंड एनस की, जिसमें डिफिकेशन और इजेशन ये वर्ड हायर स्टडी का है, मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। इसको आप याद रख सकते हैं या छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। डिफिकेशन मीन्स फीकल मैटर मीन्स वेस्ट मटेरियल, और डिफिकेशन मीन्स इसको शरीर से बाहर निकाल देना। आगे चलते हैं। फंक्शन, अब डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन पर आते हैं। इन माउथ और बक्कल कैविटी, इसमें जो हमने फूड का जो निवाला लिया है हमने, उसको बोलस बोलते हैं। बोलस, जो माउथ में जो फूड रहता है उसको हम बोलस बोलते हैं। इसमें मास्टिफिकेशन, अभी जो पीसने का जो प्रोसेस है उसे मास्टिफिकेशन नाम दिया गया है। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, आपके स्टडीज़ में ये काम आएगा आगे चल के। मास्टिफिकेशन ऑफ फूड और चर्निंग ऑफ फूड। इसमें और क्या होता है, माउथ में सलाइवा, जो सलाइवरी ग्लैंड, हमने जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स में सलाइवरी ग्लैंड देखी थी ना, ये वही है। इसमें का जो सिक्रेशन है, मतलब जो उसका मेन सिक्रेशन है वो है सलाइवा, वो अपने फूड के साथ मिक्स होती है। और माउथ में एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है, उसे बोलते हैं डिग्रेडेशन, वो है डाइसैकेराइड। मतलब अभी आप सिर्फ ये ध्यान में रखिए, आगे चल के आपको पता चलेगा हायर स्टडीज़ में। डाइसैकेराइड का अमाइलेज मतलब सलाइवरी अमाइलेज का उसके ऊपर प्रोसेस होता है, और डाइसैकेराइड जो है वो मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी आपको पता चल ही गया होगा कि सैकेराइड मतलब जो है वो एक शुगर का फॉर्म है। आगे चलते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल एक्शन भी होता है, जैसे सलाइवरी अमाइलेज जो है, जो सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करती है, वो एंटीबैक्टीरियल कार्य भी करती है। मतलब एंटी मतलब अगेंस्ट मतलब विरुद्ध में कार्य, वो बैक्टीरिया के विरुद्ध में कार्य करती है। अब आते हैं ईसोफेगस। अभी ईसोफेगस का जो कार्य है वो है ट्रांसफ़र का। अभी उसे इंग्लिश में देखते हैं। ओनली ट्रांसफ़र ऑफ फूड फ्रॉम द बक्कल कैविटी टू द स्टमक नोन एज पेरिस्टालसिस। मतलब ट्रांसफ़र मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका फूड का, फ्रॉम बक्कल कैविटी मतलब अपने मुंह के जबड़े से लेकर अपने स्टमक तक जो फूड का ट्रांसफ़र है, उस प्रोसेस को पेरिस्टालसिस कहते हैं, और वो ईसोफेगस में ऑकर मतलब घटती है। अभी इस प्रोसेस को 2-3 स्पिंक्चर से, ये आपको हायर स्टडीज़ की बात है लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ। अभी ये अपना स्टमक, मेरी डायग्राम उतनी अच्छी नहीं आती तो आप कंटेंट में ध्यान दीजिए। ये स्टमक है, ये ऊपर से जो आ रहा है वो अपने बक्कल कैविटी से ईसोफेगस है। ये क्या है, ईसोफेगस। यहाँ पे जो है स्पिंक्चर, अभी स्पिंक्चर बताता हूँ। स्पिंक्चर, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है स्पिंक्चर मतलब एक प्रकार का दरवाज़ा है। वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जब फूड ट्रांसफ़र होता है तो उसको वो रेगुलेट करता है। रेगुलेट मतलब वो जाएगा या नहीं मतलब जब एक ऑर्गन में उसका प्रोसेस कंप्लीट होता है उस फूड के मॉलिक्यूल पर, मतलब जो ईसोफेगस से नीचे जो फूड आएगा वो स्टमक में जाएगा या नहीं, ये इन दोनों में मतलब ईसोफेगस और स्टमक में जो स्पिंक्चर है वो रेगुलेट करता है। इसको कहते हैं ईसोफेजियल स्पिंक्चर। क्या कहते हैं, ईसोफेजियल स्पिंक्चर। अभी इसे ईसोफेजियल स्पिंक्चर ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ईसोफेगस और स्टमक के बीच में जो रेगुलेशन है उसे मेंटेन करता है। अभी ये स्टमक, अभी जब
जो बोलस है, बोलस मतलब जो मुंह से नीचे आ रहा है, जो हमने बक्कल कैविटी से इंटर किया है, तो वो बोलस जो है वो नीचे आएगा इसोफेगस से, और वो इसोफेगस से स्टमक में गिरेगा तो किसके थ्रू जाना पड़ेगा उसे? इसोफेजियल स्फिंक्टर के। अभी ये सिर्फ आप ध्यान में रखिए। फिर स्टमक से जो फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा उसे रेगुलेट करता है डिओडिनल स्फिंक्टर। डिओडिनल स्फिंक्टर मीन्स ये अपने स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, जो स्टमक से आए हुए फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री देता है। अभी इसका क्या काम है? रेगुलेशन मीन्स क्या है? अभी जो चर्निंग और मास्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है जो स्टमक में होता है वो पूरा होने के बाद ही ये इसको अंदर लेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री देगा। अगर मास्टिफिकेशन का और चर्निंग का जो प्रोसेस है वो स्टमक में पूरी तरह से नहीं हुआ होगा तो ये एंट्री इसको नहीं मिलेगी यहाँ पे। तो ये रेगुलेशन का काम जो है वो डिओडिनल स्फिंक्टर करता है। स्फिंक्टर मीन्स रबर लाइक पोर्शन विच रेगुलेट्स, इसको ये 3 फ्लैप होते हैं, 3 फ्लैप में काम करता है। आगे चलते हैं। आगे स्टमक का जो कार्य है वो हम देखते हैं। पेरिस्टालसिस तो आपको समझ में आ गया होगा। स्टमक में जो फूड होता है उसे चाइम कहा जाता है, चाइम। अभी स्टमक के कार्य, मिक्सेस विथ HCl सिक्रेटेड बाय स्टमक वॉल, मतलब जो फूड है, जो बोलस है, वो स्टमक वॉल से जो HCl सिक्रेट होता है उसमें मिक्स हो जाता है। HCl का काम है उसको और अच्छे से ब्रेक डाउन करना, मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े या मॉलिक्यूल में उसको कन्वर्ट करना। म्यूकस सिक्रेटेड बाय वॉल्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्शन ऑफ HCl। अभी जो स्टमक की जो ये वॉल्स है, इसको ये भी एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, तो यहाँ पे भी सेल होंगे, तो इस सेल को HCl एसिड है, आपको ये तो पता होगा, HCl एसिड है। फिर जो HCl सिक्रेट होता है फूड को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए, उसका जो असर है वो स्टमक के सेल्स पे ना हो, इसीलिए स्टमक के वॉल्स जो है म्यूकस सिक्रेट करते हैं। इसकी वजह से ये म्यूकस यहाँ पे ऐसे जम जाता है, तो जो HCl जो सिक्रेट हुआ है उसका एक्शन स्टमक के ये सेल्स पे नहीं होता। आगे चर्निंग ऑफ फूड, यहाँ भी चर्निंग होता है जैसे अपने माउथ में होता था। आगे चलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड आता है उसको कहते हैं काइल। काइल मीन्स उसको एक नाम दिया गया है, काइल, जैसे स्टमक में चाइम था। फिर इसमें क्या होता है? मैक्सिमम डाइजेशन ऑकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब जो बहुत बड़ा सा हिस्सा है डाइजेशन का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसके अभी 3 पार्ट है, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। डिओडिनम मीन्स जो डिओडिनल स्फिंक्टर आपको बताया था, डिओडिनल स्फिंक्टर वो जो गार्ड करता है वही यहाँ पे भी दिखाया गया है, तो इसके आप संदर्भ में ये ध्यान में रख सकते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल सिक्रेटेड बाय लीवर इज मिक्स विथ काइल इन डिओडिनम। जो डिओडिनम में जो काइल आता है, अभी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो काइल मतलब जो फूड का जो पार्ट आता है या उसको रिमेनिंग पार्ट आता है, उसे पैनक्रियाटिक जूस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे फूड नीचे की तरफ जा रहा है वो और डिग्रेडेशन हो रहा है और स्मॉल मॉलिक्यूल्स में उसका कन्वर्जन हो रहा है। पैनक्रियाटिक अमाइलेज प्रोटेक्ट्स इंटेस्टाइनल वॉल्स फ्रॉम एसिडिक काइम। अब जो स्टमक में म्यूकस था वैसा ही काम यहाँ पे पैनक्रियाटिक अमाइलेज का है, जो कि इंटेस्टाइन के वॉल्स को एसिडिक काइम से प्रोटेक्ट करता है। अभी स्टमक से जो हमारा फूड नीचे आ रहा है उसमें अभी भी कुछ HCl के अंश बाकी रह जाते हैं, और उस HCl से इंटेस्टाइन के वॉल्स को, मतलब जो इंटेस्टाइन होते हैं हमारे ऐसे, अभी आप रफ में समझ लो, मेरी डायग्राम उतनी अच्छी नहीं है, तो इंटेस्टाइन के जो वॉल्स होते हैं उसमें भी सेल्स होते हैं, तो उन सेल्स को जो ये बचा कुचा HCl है ऊपर से आए वाला, यहाँ से जो आए वाला ये डिओडिनम है, ये आपको नीचे दिखा रहा हूँ मैं, जो आए वाला HCl है उसका असर इंटेस्टाइन के वॉल्स मतलब ये सेल्स पे ना हो, इसीलिए पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है इसको प्रोटेक्ट करता है एसिडिक
काइम से। आगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इट हैज़ 4 पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर होता है। उसके 4 भाग हैं। सीकम, ब्लाइंड सैक, ये इसको इग्नोर कीजिए, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा इसको डिटेल में। सीकम, कोलॉन, रेक्टम और एनस, एक एक को डिटेल में अभी पढ़ते हैं हम। सीकम, सीकम को ब्लाइंड सैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीकम, अब ये आप स्ट्रक्चर देखिए, आप अपने जो आपका स्टैंडर्ड है उसके बुक में ये रेफरेंस के लिए देख सकते हैं डायग्राम। सीकम जो है वो ऐसा रहता है। सीकम, सीकम मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन इन दोनों को जोड़ता है उसको सीकम बोलते हैं। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, वो लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम से जाके जुड़ता है। ऐसे ऐसे सीकम से जाके जुड़ता है, सीकम से। तो इसीलिए इसको चारों तरफ से ये बंद होता है और सीकम को ही अपेंडिक्स ये जुड़ा हुआ होता है। तो सीकम को ब्लाइंड सैक कहते हैं। ये लिम्फॉइड ऑर्गन है। लिम्फॉइड ऑर्गन मतलब ये एंटी इन्फ्लामेटरी कार्य करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल कार्य करता है। इसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है इसको भी ये निकाल सकता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, अभी आपने किसी ना किसी के मुंह से सुना होगा, अपने टीचर के, या कभी कहाँ पे पढ़ा होगा। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मीन्स जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे डाइजेशन में अपनी मदद करते हैं, वो जो लार्ज इंटेस्टाइन में हमें कोई भी किसी भी प्रकार का हार्म या हानि ना पहुंचाते हुए डाइजेशन को या पचन को रेगुलेट करते हैं, उसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहा जाता है। इसमें अलग अलग बैक्टीरिया आते हैं, ये आप सिर्फ ध्यान में रखिए, आगे जाके आपको काम आएगा। आगे का पार्ट है कोलॉन। सीकम के बाद कोलॉन। कोलॉन के भी 4 पार्ट है, ये सिर्फ सुनिए आप, नाम आपको जब आप जब अभी ध्यान में रखेंगे ये, तो आगे जाके आपको अच्छा समझ में आएगा जब आपके टीचर्स आपको बताएंगे। तो कोलॉन के 4 पार्ट है। असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन और सिग्मॉइड कोलॉन। अभी आपने स्कूल में नाम तो सुने होंगे। असेंडिंग मतलब ऊपर चढ़ने वाला, ट्रांसवर्स मतलब आड़ा जाने वाला, डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ जाने वाला, और सिग्मॉइड मतलब तिरछा, जो आपको आगे चल के पता चलेगा। ये सिर्फ आप ध्यान में रखिए या इसको कहीं पे लिख लीजिए। इसके बाद आता है रेक्टम। इसका जो फंक्शन है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ये सिर्फ आपको स्ट्रक्चर और उनके कुछ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में आपको बता रहा हूँ। रेक्टम आगे चल के आता है। रेक्टम का जो फंक्शन है वो फीकल मैटर को स्टोर करने का है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि जब भी हमारा डाइजेशन पूरा होता है और रेक्टम जो है वो एक बैग है। बैग मतलब जो स्टोर मीन्स रखता है उसको, फीकल मैटर को अपने अंदर, जब तक कि आप उसको डिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं। आगे चल के एनस में हैज़ वॉल्यूंटरी एनल स्पिंक्चर विच कंट्रोल्स द प्रोसेस नेम्ड एज डिफिकेशन। डिफिकेशन मीन्स जो वेस्ट मटेरियल है जो सुबह सुबह हम निकालते हैं वो निकालना बाहर, और उसमें वॉल्यूंटरी मतलब हमारे वो मन से होता है। हम जब चाहे उसको बंद या चालू कर सकते हैं, वो हमसे रेगुलेट हो सकता है। इसको एनल स्पिंक्चर कहते हैं। स्पिंक्चर का मतलब अब हमने पहले ही आपको बता दिया, फिर से बताता हूँ। स्पिंक्चर मतलब रेगुलेशन का एक सोर्स है वो। आगे, इन लार्ज इंटेस्टाइन मैक्सिमम प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन वाज डन। लार्ज इंटेस्टाइन में जो मॉलिक्यूल्स है जो एनर्जी के लिए हमें रिक्वायर होते हैं, उसका मैक्सिमम जो प्रोसेस है वो एब्जॉर्प्शन का लार्ज इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है। प्रोसेस ऑफ वेस्ट मटेरियल फॉर्मेशन ऑकर्स। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है और चालू क्या होता है, वेस्ट मटेरियल फॉर्मेशन। अभी एब्जॉर्प्शन तो हो गया, फिर बाकी जो बचा है वो वेस्ट मटेरियल है, उसका जो फॉर्मेशन है वो यहाँ से चालू हो जाता है। द ड्रग्स वी टेक इन केस ऑफ फीवर एंड अदर वायरल इन्फेक्शंस आर एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। जब आपको बुखार या कौन सा भी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तब जब आप गोलियाँ लेते हो या कौन सा भी टॉनिक लेते हो, तो उसमें जो ड्रग है उसका जो कार्य है वो यहाँ से ही शुरू हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन उसको अपने शरीर में
एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे फूड के मॉलिक्यूल के लेते हैं। इट कंटेन्स सम यूजफुल बैक्टीरियाज विच मेंटेन्स योर इंटेस्टाइनल फ्लोरा फॉर डाइजेशन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो कि सीकम है। सीकम मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट। इसमें ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन का जो पॉइंट है ये इससे रिलेट कर सकते हैं आप। इट कंटेन सम यूजफुल बैक्टीरियाज विच मेंटेन योर इंटेस्टाइनल फ्लोरा। इंटेस्टाइनल फ्लोरा मीन्स वो डाइजेशन में मदद करते हैं, हमको कोई भी हानि पहुंचाने से विपरीत। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।